नमस्कार दोस्तों, मैं बरका शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23 की, यानी कि इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट करके आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल के जो प्रोविजंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि BNSS पे चैप्टर 1 से लेके 22 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। और एक हमारी BNSS की जो सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम जब चैप्टर 23 की बात कर रहे हैं तो वो कवर करता है सेक्शन नंबर 289 से लेके 300 तक, 289 से 300 तक। वही सेक्शन है जो CRPC में 265A से लेके L तक होता था, 265A से लेके L तक। किस बारे में बात करता है? सौदा अभिवाक। सौदा अभिवाक मतलब प्ली बार्गेनिंग। क्या होता है ये? प्ली बार्गेनिंग। तो क्या है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट? तो ऐसे होता है कि जब ट्रायल हो जाती है, हम लोगों ने देखा ट्रायल वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई, ट्रायल के बाद मिली सेंटेंस मिल जाती है, तब अक्यूज्ड आकर प्ली बार्गेनिंग के लिए कहता है। किससे करता है? पार्टी से नेगोशिएट करता है। किस बारे में? अपने पनिशमेंट को कम करने के बारे में, ठीक है ना। बार्गेनिंग क्या होती है? जैसे आप जाते हैं, जो बेसिकली जो हमारी लेडीज़ वगैरह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ को बोल देंगी 50 रुपये में दे दे, फिर वो 50 रुपये में नहीं मानता, नहीं बहन जी 70 रुपये में दे दूंगा, ठीक है। फिर बोलती नहीं, ना तेरी ना मेरी, 80 रुपये में मुझे दे दे, फाइनली मुझे दे दे, ऐसे करके 65 में मुझे दे दे, ऐसे करके बोल देंगी। ये बोलेगा 70 में, बोले नहीं नहीं 70 में नहीं, चल तू फाइनल कर और इसको 65 में दे दे। ऐसे करके लोग नेगोशिएट करके उस चीज़ को, वो व्यक्ति जो होता है, वो जो महिला होती है, वो चीज़ ले लेती है। तो ये बार्गेनिंग वही चीज़ है, लेकिन ये है हमारे लॉ की बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस से संबंधित होती है और ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो CRPC में जुड़ा था तो जुड़ा था 5 जुलाई 2006 से, ठीक है। ये बाद में जुड़ा हुआ था 5 जुलाई 2006 से CRPC में जुड़ा था हमारे, ठीक है ना। लेकिन हमारा जब BNSS है तो इसमें ये शुरू से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बात करता है कि नेगोशिएशन करता है कौन? करता है अक्यूज्ड करता है कंसेशन के बारे में, कि भाई मुझे पनिशमेंट में कंसेशन दे दो, ठीक है। और किसके साथ करता है? विक्टिम के साथ करता है, ठीक है। विक्टिम के साथ करता है कि भाई तुम मुझे कंसेशन दे दो। और कब होता है ये आफ्टर कन्विक्शन होता है, यानी कि दोष सिद्धि के बाद होता है। दोष सिद्धि के बाद प्ली बार्गेनिंग की जाती है, कंसेशन किया जाता है, विक्टिम के साथ करता है अक्यूज्ड। अब आप बोलेंगे मैम क्या प्ली और जो हमारा शमन होता है यानी कि कंपाउंड होता है वो एक ही चीज़ होती है? तो ये दोनों अंतर होते हैं, इन दोनों में मतलब अंतर पाया जाता है। एक तरफ होता है हमारा कंपाउंड करना यानी कि शमन करना, और एक तरफ होता है हमारा प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग क्या बोलता है इसके अंदर? भाई जब कंपाउंड किया जाता है, शमन किया जाता है, जो होता है हमारा CRPC का 320, ठीक है। पर हम यहाँ CRPC के 320 को इसलिए वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग शमन को जहाँ तक है, कंपाउंड को अभी तक 320 के नाम से याद ज़्यादा जानते हो। तो लेकिन हमारे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है कि जो CRPC का 320 है कंपाउंड वाला, वहाँ पे क्या होता है, शमन जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, केस को वापस ले लिया जाता है, तो इसका प्रभाव होता है एक्विटल। एक्विटल हो जाता है इसका प्रभाव, जिसका मतलब होता है दोष मुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, बार्गेनिंग का जो इफेक्ट होता है वो दोष मुक्ति नहीं होता है। दोष मुक्ति यानी कि इसको एक्विटल नहीं किया जाता है, और ना ही इसका इफेक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, यानी कि इसमें डिस्चार्ज भी नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो पनिशमेंट होती है उसको कर दिया जाता है कम। उसको क्या कर दिया जाता है, कम किया जाता है, यानी कि जो दंड होता है, जितना दंड दिया जाता है, जितनी सजा दी जाती है, उसको कर दिया जाता है कम। आई बात समझ में? तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया प्री बार्गेनिंग का, कि आखिर क्या होती है प्री बार्गेनिंग। अब देखते हैं इसके चैप्टर में क्या क्या चीजें दे रखी है। तो जब हम इसके चैप्टर को देखते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इंडेक्स मेंटेन करने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई इससे हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये चैप्टर हमको क्या क्या बताने वाला है। सबसे पहले बोलेगा अध्याय का लागू होना, कि भाई ये चैप्टर कहाँ पे लागू होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है कि भाई कहाँ पे लागू होगा। तो दो तरीके से लागू होगा, 289 में बता रहा है
और इसके बाद बता रहा है 300 को भी इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा, रीड विथ 300 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए आप कनेक्शन देखिए, 300 क्या बोल रहा है? अध्याय का लागू नहीं होना। यहाँ पे ये वो प्रोविज़न बताएगा कि जहाँ पे अध्याय लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो जो अप्लाई वाला यानी एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल, ये दोनों चीज़ें होती है। तो एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है? ये तो हमको बता रखा है 289 में, और 300 हमको बोल रहा है कि भाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 289 में भी कुछ प्रोविजंस हमको मिलेंगे जो बताएंगे अध्याय कहाँ लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है एप्लीकेशन की बात कर रहा है, हु में अप्लाई, सौदा अभिभाग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये अप्लाई करने की बात हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है 291 में आ गया हमारे, जो हमारे को है ना, ये जो प्रोविज़न है ना 291, 292, 293 और 294, ये साथ में पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, बेसिकली हमको प्रोसीजर बता रखा है। तो सबसे पहले जो बात करता है ना 291, वो किस बारे में करता है? पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन के बारे में। पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन क्या होता है? ये होता है म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। ठीक है, और 292 में क्या बोला गया है? इसकी दी जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, तो 292 को आप रिपोर्ट के नाम से याद कर सकते हो। 293 में क्या किया जा रहा है? डिस्पोजल, यानी मामले का निस्तारण। और इसके बाद 294 में क्या किया जा रहा है? जजमेंट। ठीक है, देख लिया आपने यहाँ से यहाँ तक। फिर जी में क्या दिया जाएगा? सॉरी, 295 में क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा फाइनल ऑर्डर। और इसके बाद पावर ऑफ कोर्ट, 296 क्या बोलता है? न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट। इसके बाद सेट ऑफ करने की बात करेगा, मुजरा करने की, अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की, यानी कि कारावास जो की अवधि होती है उसका मुजरा किया जाना, यानी कि सेट ऑफ करना। फिर सेविंग्स आ जाएंगी 292 में, 298 में। 299 कहता है कि जो यूज़ किए हैं कथन वगैरह उनको कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। और 300 वही बोलता है चैप्टर कहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, एक बार हमको हल्का सा इसका ओवरव्यू मिल गया कि भाई इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले वाला सेक्शन क्या बोल रहा है? 289 BNSS ऐसे बोल रहा है कि भाई अध्याय कहाँ पे लागू होगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर होगा ऐसे अक्यूज जो होगा उसके अगेंस्ट अप्लाई होगा। कौन से अक्यूज के अगेंस्ट? जिसने मृत्यु यानी कि डेथ, आजीवन कारावास यानी कि एलआई, या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से भिन्न अपराध किया है। 7 वर्ष से अधिक के दंड यानी कि ये शामिल नहीं करेंगे, इनके अलावा जो कारावास का अपराध किया होगा ना उसको शामिल कर लेंगे। मृत्यु यानी कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और 7 वर्ष से अधिक यानी 7 ईयर से अधिक का अगर अपराध किया होगा तो उसको शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई अपराध किया होगा तो उस पर सौदा विभाग लगेगा। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने क्या किया? संज्ञान ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। किसका? भाई मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन के आधार पर क्या किया? कंप्लेन वाले अपराध पर कॉग्निजेंस ले लिया, पॉइंट 1 से डिफरेंट, मतलब इसके अलावा किसी अपराध पर क्या कर लिया? वो ले लिया, मतलब जिसमें डेथ, एलआई और ये जो होता है ना हमारे 7 वर्ष से अधिक का जो कारावास होता है उसको शामिल किए बिना क्या किया? कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। तो सेक्शन 223 के अधीन परिवादी और साक्षियों की परीक्षा के बाद, यानी जो हमारा कंप्लेनेंट होगा और जो हमारे विटनेसेस होंगे उनकी परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन के बाद 227 में जो प्रक्रिया है वो जारी हो जाएगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? आदेश वगैरह दिया जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रोविज़न है ना सौदा विभाग का वो लागू नहीं होता। कौन से अपराधों पर? ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक और आर्थिक दशा को प्रभावित करते हों, और ऐसे अपराध जो महिला के या बालक के विरुद्ध अपराध किए हैं। अब आप मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में कोई अपराध किया गया, ठीक है, या फिर किसी महिला के साथ रेप वगैरह किया गया, तो क्या वहाँ पे आप अपराध की बार्गेनिंग करेंगे? प्री बार्गेनिंग की जाएगी वहाँ पे कि नहीं है ना, इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये नहीं था, इसकी सज़ा को कम कर दो, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसे बोल रहा है भाई महिला के साथ या बालक के विरुद्ध कोई अपराध हुआ होगा तो वहाँ पर प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे।
फिर बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वे अपराध डिसाइड किए जाएंगे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करते हैं। अब ये बोल रहा है ना देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था को प्रभावित करने वाले अपराध, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे सेक्शन 290 क्या कहता है? एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, वही सेक्शन है जो 265B है किसका? सीआरपीसी का। सबसे पहले कि आवेदन कौन करेगा भाई, एप्लीकेशन कौन लगाएगा? तो अभियुक्त यानी कि अक्यूज लगाएगा। कब तक लगाएगा? जब तक आरोप की विवेचना हो जाती है, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा? ऐसी एप्लीकेशन को लगाएगा। बोल रहा है कहाँ पे लगाएगा? तो जहाँ पे अपराध किया गया है या जहाँ पे अपराध का विचारण लंबित है तो वहाँ पे करेगा, यानी कि पेंडिंग है। ट्रायल क्या चल रही है? पेंडिंग चल रही है, पेंडिंग। ठीक है, ट्रायल हो गई पेंडिंग। अब मामले की शॉर्ट में डिटेल्स होगी, मतलब जो आवेदन करेंगे प्री बार्गेनिंग का जो आवेदन होगा उसकी एप्लीकेशन में शॉर्ट में डिटेल्स होंगी। शॉर्ट में कौन कौन सी डिटेल्स होंगी? कि अपराध कौन सा किया गया है और शपथ पत्र वगैरह जो दिया गया है उसमें कहा जाएगा कि ये जो प्री बार्गेनिंग कर रहा है ना वो अपनी मर्जी से कर रहा है, यानी कि स्वेच्छा कर रहा है और किसी न्यायालय द्वारा उसे पूर्व दोषित नहीं किया गया है। मतलब कि इससे पहले वो किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषित नहीं किया गया हो, कन्विक्ट नहीं किया गया हो, यानी कि प्री कन्विक्ट नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है आवेदन मिलने के बाद न्यायालय क्या करेगा? लोक अभियोजक यानी कि जो हमारे पीपी साहब होते हैं, परिवादी यानी कि जो कंप्लेनेंट होते हैं, अभियुक्त यानी कि जो अक्यूज होता है, उसको फाइनल डेट पर हाजिर होने की सूचना जारी करेंगे। जो हमारी फाइनल डेट होगी उस पर कहेंगे कि भाई तुम हाजिर हो जाओ। इस सारी प्रक्रिया के बाद न्यायालय क्या करेगा? अभियुक्त की कैमरा ट्रायल करेगा, बंद कमरा यानी कि कैमरा ट्रायल करेगा उसकी। उसके बाद वहाँ दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा, लेकिन अगर अभियुक्त चाहे तो अपने जो अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट साहब जो होते हैं, प्लीडर जो होता है उसके साथ उपस्थित हो सकते हैं। और अगर मामला मर्जी से फाइल किया गया है, मतलब उसने स्वेच्छा ऐसा मामला फाइल किया है, तो मामले के निपटारे के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं, जो भी हमारे डेज होते हैं, डेट होती है, समय जो दिया गया होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मामले के दौरान अभियुक्त पीड़ित को प्रतिकर और अन्य खर्चे देगा। प्रतिकर यानी कि जो कंपनसेशन होता है और जो भी अदर खर्चे होंगे, उसके अदर एक्सपेंडिचर्स होंगे वो देगा। और क्या करेगा न्यायालय? नेक्स्ट डे डिसाइड कर देगा। फिर अगर मामला मर्जी से उसने फाइल नहीं किया, स्वेच्छा से फाइल नहीं किया, तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आगे कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो अगर मर्जी से फाइल किया तो ये वाला पॉइंट फॉलो होगा, अगर मर्जी से फाइल नहीं हुआ तो ये वाला पॉइंट फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए आगे 291 क्या कह रहा है? म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, पारस्परिक रूप से संतोषप्रद व्ययन के लिए मार्गदर्शन। जो चीज़ इंग्लिश में याद होती है उसको इंग्लिश में याद करो, जो चीज़ हिंदी में याद हो रही है उसको हिंदी में याद करो। फिर क्या करता है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट संतोषप्रद निपटारे के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए बैठक जो होगी, मीटिंग जो होगी, उसमें भाग लेने की इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि उसमें पार्ट लेने की इन्फॉर्मेशन देगा। किस किस को? अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो लोक अभियोजक को, अगर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला है तो अदर सिचुएशन होगी। ठीक है, लोक अभियोजक को देगा या जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है उस पुलिस ऑफिसर को देगा। इसके बाद अभियुक्त को देगा यानी कि अक्यूज्ड को देगा। इसके बाद पीड़ित को देगा यानी कि विक्टिम को देगा। फिर बोल रहा है बैठक स्वेच्छा पक्षकारों द्वारा निपटाई जा रही है। ठीक है, ये न्यायालय चेक करेगा। न्यायालय चेक करेगा कि जो बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, वो बैठक पक्षकारों ने स्वयं अपनी मर्जी से ही बिठाई है और उनके मर्जी से ही उसको निपटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगर अक्यूज्ड चाहे तो अपने अधिवक्ता यानी कि प्लीडर के माध्यम से बैठक में भाग ले सकता है। फिर आता है पुलिस रिपोर्ट से अगर भिन्न मामले होंगे तो न्यायालय अभियुक्त व पीड़ित को मामले का संतोषप्रद रूप से निपटाने के लिए यानी कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल करने के लिए बैठक में भाग लेने की सूचना देगा। और बैठक स्वेच्छा पक्षकारों के द्वारा निपटाई जा रही है या नहीं, या अभियुक्त अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होया है या नहीं, ये सब चेक करने का न्यायालय का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। ठीक है, अब सेक्शन 292 पे आ जाइए। बीएनएसएस के क्या बोल रहा है? पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो जैसा कि हमने देखा था कि 292 क्या बोल रहा है? रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट होगी वो तैयार की जाएगी। उस पर जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, पीठासीन अधिकारी होंगे कोर्ट के,
उनके हस्ताक्षर होंगे और अन्य जो अधिकारी होंगे, अदर ऑफिसर्स जो होंगे, उनके साइन होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तो उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि भाई तुमने रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं तैयार करी। और इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी BNSS है इसके अकॉर्डिंग ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। अब देखिए आगे 293 क्या कह रहा है, मामले का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ केस। तो संतोषप्रद निपटारा किया गया है तो वह न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, पीड़ित जो होगा यानी कि विक्टिम होगा उसको कंपनसेशन देंगे, जो पनिशमेंट होगा, दंड होगा, उसकी मात्रा तैयार की जाएगी, और सदाचार की उसको परिवीक्षा पर यानी कि प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना। भर्त्सना क्या होती है, भर्त्सना का मतलब होता है डांट फटकार के छोड़ना, तो उसको डांट फटकार के अगर छोड़ना है तो वैसे छोड़ा जाएगा, या जो भी अदर प्रोसीडिंग है वो करनी है तो वो करेंगे। और ऐसा सब कुछ करने से पहले पक्षकारों को सुनने का पूरा मौका दिया। फिर बोल रहा है कि अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने के लिए जो प्रक्रिया होगी यानी प्रोसीजर जो होगा उसका पालन किया जाएगा, और प्रोबेशन पर छोड़ सकेगा या कोई भी अदर जो लॉ है उसका लाभ उसको देना होगा तो वो देगा, प्रॉफिट जो भी होगा उसको देना होगा वो दे देगा। और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध में न्यूनतम दंड है तो न्यूनतम दंड का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग हुई तो न्यूनतम का 1/4 से दंडित होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और अगर अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध पॉइंट बी और सी में नहीं आता, पॉइंट बी और सी कौन से थे, इन दोनों के अंतर्गत, तो उसको लाभ वाभ दे सकते हैं नहीं, न्यूनतम दंड की मात्रा कितनी होती है ये वाली, इस पॉइंट में अगर उसका मामला नहीं आता तो अपराध के लिए जो दंड दिया गया है उतना, या उसका जो बढ़ा हुआ दंड होगा उसका 1/4। अगर पहली बार अपराधी है तो अपराध के जितना भी दंड पूरा है उसके 1/6 के भाग से दंडित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद कर लेना। 294 क्या बोल रहा है, न्यायालय का निर्णय यानी जजमेंट ऑफ कोर्ट, वही सेक्शन है जो 265F है CRPC का। निर्णय कहाँ किया जाएगा, खुले न्यायालय में दिया जाएगा और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E इन द ओपन कोर्ट एंड साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब 295 क्या बोल रहा है, निर्णय का अंतिम होना यानी कि फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा यानी कि फाइनल होगा, इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी। केवल अपवाद कौन कौन से हैं, 136 में विशेष इजाजत की अपील और 226, 227 में जो रिट याचिका वगैरह दायर की जाती है उसकी बात बोलते हैं। 14 अभिभाग में न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। तो किस किस की पावर होगी, जमानत यानी कि बेल की, अपराधों का विचारण करने की, प्रकरण का निस्तारण करने की, सभी पावर्स होगी यानी कि बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ केस, ये उसके पास पावर होगी। 297 क्या बोल रहा है, अभियुक्त द्वारा भुगती गई निरोध की अवधि का मुजरा यानी कि सेट ऑफ करने के बारे में प्रोविजंस बता रहा है। तो पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट उसी तरह से सेट ऑफ हो जाएगी जैसे कि बाकी प्रोविजन अप्लाई होते हैं कारावास के संबंध में यानी कि इम्प्रिजमेंट के संबंध में सेट ऑफ करने की। ठीक है। 298 क्या बोल रहा है, जो हमारे प्ली बार्गेनिंग है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, ओवरराइडिंग। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 299 BNSS का अभियुक्त के कथनों का उपयोग नहीं किया जाना। जो प्ली बार्गेनिंग में जो भी स्टेटमेंट वगैरह यूज करेगा उसका इस चैप्टर के अलावा यानी जो प्ली बार्गेनिंग में ही यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग में जो भी स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं उनका। सेक्शन 300 बोलता है अध्याय का लागू नहीं होना, तो इसको हमने पहले ही बोला था आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो सबसे पहला वाला सेक्शन है 289 उससे कनेक्ट करके पढ़ना है। तो रीड विथ कर लीजिए 289 क्या बोल रहा है, अध्याय का लागू नहीं होना, नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। तो JJ एक्ट का 2015 है यानी 2015 के जो सेक्शन 2 में जो डिफाइन है जुवेनाइल और जस्ट चाइल्ड उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि ऐसी व्यवस्था जो समाज की, देश की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है वो यानी कि सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था को प्रभावित करती है उस पे, और महिलाओं पे यानी कि फीमेल जो होती है या और यानी इसको वुमेन भी बोलते हैं, वुमेन पे और चाइल्ड पे ये अप्लाई नहीं होती है, मतलब इसके संबंध में आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर नंबर 23 के बारे में।
कहाँ से कहाँ तक था? 289 से 300 तक ये हमारा सेक्शन था, चैप्टर कवर कर रहा था जो चैप्टर 23 सेक्शन 289 से 300 तक सौदा विभाग यानी कि प्री बार्गेनिंग की बात करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। छोटा सा चैनल है हमारा, आपके साथ ही मिलके ये ग्रो करेगा। अब तक जिन लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों का दिल से धन्यवाद और मैं चाहूँगी आप इसको और लोगों के साथ भी जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।